हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस क्लास में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आएगा पार्ट 2, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसमें हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 1 इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करें, हाफ पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या। ठीक है, तो टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। एटम्स के बारे में जानेंगे, कैसे बनते हैं, क्या होता है। लॉज के बारे में पढ़ेंगे। दो लॉज दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, उन दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि ये लॉज के बारे में क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, क्या बोलते हैं लॉज को, उसके बारे में देखेंगे। उसका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी जिसमें कुछ पोस्टुलेट दे रखे थे, 6 पोस्टुलेट करीब दे रखे थे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। उसके बाद एटम्स के बारे में जानेंगे, एटम्स क्या होते हैं, किसको हम एटम्स बोलते हैं, किसको नहीं बोल सकते, किस तरह से एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, किस तरह से, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। उसके बाद इसके कुछ पार्ट हैं वो देखेंगे। पार्ट 1 में हम मॉडर्न डे सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किन सिंबल से हम जो एलिमेंट्स थे उनको रिप्रेजेंट करते, पहले किस से रिप्रेजेंट करते, अब मॉडर्न टाइम में हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते, ऐसा क्यों किया, और उसके बारे में बात करेंगे। फिर एटॉमिक मास, किसी भी एटम्स का मास कितना होता है, किस तरह से उसको हम रीड करते हैं, किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एटम एग्जिस्टेंस, कि एटम जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो किस तरह से होती है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड, फिर एटोमिसिटी क्या होती है, आयंस क्या होती हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला बनाएंगे, रूल्स पढ़ेंगे किस तरह से केमिकल फार्मूला बनाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद मॉलिक्यूल्स मास, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम, प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी करेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम में कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर्मूले बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल्स, बहुत सिंपल होते हैं, उसके बारे में देखें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंडियन फिलोसोफर है महर्षि कन्नड़ ने ये बोला था कि डिवाइड मैटर, इफ बी डिवाइड मैटर वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच फर्दर कैन नॉट बी डिविजिबल पॉसिबल। मतलब हम कोई एक पार्टिकल है, जैसे ये मैटर है, मान लेते हैं ये कोई मैटर है, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कम एक टाइम पे एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट होगा। उसके बाद हम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं उससे छोटा डिवाइड करना, मतलब उससे छोटा पार्टिकल हम बना ही नहीं सकते। वो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। उसी स्मॉलेस्ट को क्या बोला है, परमाणु बोला है। तो ये महर्षि कन्नड़ की स्टेटमेंट थी। ठीक, उसके बाद डेमोक्रिटस एंड लिप्सिपस ने, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने इसी पार्टिकल्स, इस परमाणु को ही, ये हिंदी में वैसे बोलते हैं, हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं, लेकिन इसी परमाणु को इन्होंने नाम दे दिया था एटम्स। लेकिन एटम्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, हाँ हम एटम्स बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया एंटोइन, उन्होंने 2 लॉज दिए थे। वैसे इन्होंने कम से कम 4 लॉज दिए थे, लेकिन हमारे सिलेबस में वो 2 लॉ पढ़ेंगे, लॉ 1 और लॉ 2। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किस तरह से हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें मिलते हैं जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम देखते हैं, उसमें एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ही हमें पता लग रहा है कि हम मास को कंजर्व करते हैं, मास को संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो मास को हम कभी भी ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें हम ना ही मास को ऐड कर सकते अपनी तरफ से, या ना ही उसको हम कम कर सकते। जो भी मास होगा वो उतना ही रहेगा, दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल
मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये कोई एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है, ए है और ये भी है, ये भी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब ये रिएक्शन करने वाले हैं, ये दोनों आपस में रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इसका कुछ मास होगा, मान लेते हैं इसका मास m1 है और इसका ही मास मान लेते हैं m2 है। तो बेसिकली जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, एक नया चीज़ प्रोड्यूस होगी, नई चीज़ बनेगी, प्रोडक्ट होगी इन दोनों का, ए और बी। तो जो मास होगा वो ए और बी से कंबाइंड हो जाएगा, मतलब इसका मास जो m1 और m2 के साथ कंबाइंड होगा। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल का, अगर हम इसको समझते हैं तो जैसे ए का मास मान लेते हैं 2 होगा और इसका मास मान लेते हैं 2 है, तो ये दोनों प्रोडक्ट का मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बैलेंस रहेगा, हमेशा इक्वल आएगा। जो भी मास इधर, जो भी टोटल मास होगा यहाँ पे, जो भी टोटल मास होगा, टोटल मास, मास मतलब द्रव्यमान, जो भी पदार्थ का द्रव्यमान होगा, इन सब का टोटल किया, ए और बी सबको अलग अलग, वो इधर साइड जो भी टोटल मास होगा, टोटल द्रव्यमान होगा, वो इक्वल होगा। इधर भी जितना है उतना ही इधर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है मास कैन नीदर, नीदर भी क्रिएटेड, हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ख़त्म कर सकते। जितना होगा उतना ही रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझे। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो इसमें कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली होगी, है ना, और एक प्रोपोर्शन में होगी। जैसे प्रोपोर्शन मतलब एक रेशियो में होगी, हमें एक रेशियो में मिलेगी, है ना, उसी को बोलते हैं एक प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिलेगी। जिससे हम, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, वाटर की, H2O की। देखो H2O, अगर मैं कोई भी पानी ले लूँ कहीं से भी, वाटर को इकट्ठा करूँ, उसका जो फॉर्मूला वो हमेशा H2O होगा, एनी वाटर, है ना, एनी वाटर। अगर कोई भी चीज़ किसी, अगर पानी अवेलेबल है तो पानी का जो फॉर्मूला होगा वो H2 होगा। तो H2O में हम देख सकते हैं कि कुछ एक प्रोपोर्शन मिल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है। अगर मैं बोलूँ कि H3O, तो ये पानी नहीं होगा, ये कुछ और होगा, है ना। या HO2, तो ये भी पानी नहीं होगा। पानी का हमेशा फार्मूला होगा, वाटर का हमेशा फार्मूला होगा H2O। H2O जैसे ही बनेगा वैसे हम बोल देंगे कि वो वाटर बन गया। अब वो कितना मॉलिक्यूल्स बन रहा है वो हम बाद में देखेंगे जब हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। अभी ये एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स मतलब एक बूंद की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए समझने के लिए एक बूंद की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसको और भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम पानी की बात करें तो पानी में हमें H2 मिलता है। तो H2 में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मास इनका, जितना मास कितना होगा, देखो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास होता है, ठीक है। उससे, ठीक है, सॉरी, 1 ग्राम, 1 ग्राम मास किसका है, हाइड्रोजन का है। 2 मॉलिक्यूल से तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 16 ग्राम किसका होता है मास, ऑक्सीजन का होगा। 1 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किए तो 2 प्लस, ठीक है, 16 = 18 आ गया। ये मास हो गया, टोटल मास, ठीक है। लेकिन ये अगर इसका हम प्रोपोर्शन देखूँ तो देखो, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 मास इसका मिल गया था, मतलब टोटल मास, और 16, मतलब अगर प्रोपोर्शन में देखूँ तो 1:8 आ गए। ये इस प्रोपोर्शन में आ गए। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे इसको अगर मैं हटा दूँ फिर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें एक रेशियो मिल गया। एक रेशियो क्या मिला, 1:8, मतलब एक जो आएगा वो आएगा किससे, हाइड्रोजन से आएगा, ठीक है। और 8 होगा वो ऑक्सीजन से होगा। कहने का मतलब जैसे H2O है, H2 अगर मैं इसके साथ 5 मॉलिक्यूल, 5 का मल्टीप्लाई कर, अब ये 5 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब मैं देखूँ 5, हाँ, देखो हाइड्रोजन का कितना था, 2, और ये 16 था। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं रेशियो इसके बीच में लगा के सॉल्व करूँ, रेशियो, तो ये 10 हो गया और ये 80 हो गया। अगर मैं इसको 0 हटा दूँ तो कितना होगा, 0 हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई और 0 0 कट जाएगा, तो 1:8। देखो
फिक्स हो गया ना। हमने यहाँ कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 5 मॉलिक्यूल चाहिए थे वाटर के, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1:80 आएगा। तो हमेशा ही प्रोपोर्शन कितना रहेगा, 1:80 रहेगा। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होते हैं, ठीक है। ये और ये सिर्फ पानी में ही नहीं, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें एक फिक्स कांस्टेंट होते हैं, है ना। जैसे NaCl हो गया। अब NaCl अलग अलग है, लेकिन जो भी इनका मास होगा वो भी एक कांस्टेंट में रहेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ कहते हैं दिस वेरीफाई, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये वेरीफाई करती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम। तो हमेशा ही सेम रहेंगे। ऑक्सीजन का जो भी मास है वो हमेशा 8 इस रेशियो में चलेगा, और हाइड्रोजन का जो मास है वो हमेशा 1 रेशियो में चलेगा। तो चाहे मॉलिक्यूल्स कितनी भी ले लो, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तब भी ये कट पिट के कितना 1:8 ही आएगा। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है। तो ये सेकेंड लॉ कहता है कि जो भी हम कांस्टेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन, क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट जब पीछे डिस्कस कर चुके, उसके बाद आए थे डाल्टन, ठीक है। ये डाल्टन है, इन्होंने अपने कुछ 6 पोस्टुलेट्स दे रखे थे उनके बारे में, मैटर्स के बारे में और एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, और डिटेल में इन्होंने अपनी रिसर्च की थी, जिसमें कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, जितने मैटर हैं, ठीक है, जितनी भी पदार्थ हैं, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सब कुछ कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, सब कुछ किससे मिलके बने होते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या कहता है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ठीक है। ये भी सही बात है कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो जो भी पदार्थ होते हैं वो सारे सूक्ष्म कणों से, मतलब टाइनी, वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर, जिनको हम फर्दर फर्दर डिविजिबल पॉसिबल ना हो, नॉट पॉसिबल, है ना। इनको बाप हम ब्रेक ही नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरी है, उसके बारे में बता, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, इनको डिवाइड नहीं किया जाए, नॉट डिवाइड डिविजिबल, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या हमने अभी पढ़ी थी कि अगर ए कोई रिएक्टेंट है, बी भी कोई रिएक्टेंट है, तो ये मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी का, ठीक है। तो ये एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन इनको ना ही हम बना क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इसका हमने थोड़ा सा छोटा सा पार्टिकल ले लिया, इसका बड़ा पार्ट ले, ऐसा भी नहीं है। एक फिर फिक्स प्रोपोर्शन में ही चलेंगी ये सारी चीज़, ठीक है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ के बारे में बताता है कि जो भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट हो, उसका एक एटम्स होगा, और आइडेंटिकल इन मास, एक फिक्स मास होगा उसका, और केमिकल प्रॉपर्टी, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी डिफरेंट एटम्स, है ना, ये भी चीज़ याद रखना, डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जितने भी आइटम्स है, ऐसा नहीं सेम सबके सेम होते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो भी आइटम अलग अलग, जैसे
हाइड्रोजन का आइटम्स अलग होगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी, ऑक्सीजन का आइटम अलग है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनके मास भी अलग अलग होती है। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, जब हम कंपाउंड बनाते हैं जैसे H2O कंपाउंड बना है तो यहाँ से मैं इसमें देखती है कि जो भी नंबर होता है वो होल नंबर आता है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3, है ना। इस तरह से ये होल नंबर में मल्टीप्लाई हम करें, ऐसा नहीं 1.5 का मल्टीप्लाई करो या 2.8 का मल्टीप्लाई, इस तरह से हम नहीं करते। हमेशा हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम होल नंबर का मल्टीप्लाई करें। जैसे अगर मुझे कोई भी, जैसे ये रिएक्शन है इसको बैलेंस करना है तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स का दोनों तरफ, वो होल नंबर होनी चाहिए हमेशा, डेसिमल में नहीं हो जाए कि इसमें 1/2 कर दे या इसमें कुछ और कर दो, वो मोस्टली किस में होना चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट थी इनकी, तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये भी एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो वो जो कांस्टेंट जो भी दो लॉ दे रखे थे वो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों लॉ वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या कहते हैं स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि सारे एलिमेंट होते हैं, उन सभी के मास भी अलग होते हैं। ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनका रिएक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर एक, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, तभी ये एक तरह से ये मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम वाटर बोलते हैं, है ना। तो ये भी ज़रूरी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होना और अलग अलग मास भी होना ज़रूरी है। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड होंगे उसमें कांस्टेंट होंगे एटम्स, है ना, फिक्स होंगे। ठीक है, तो ये भी 6 स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में जानते हैं, जो इस चैप्टर को मैं स्टार्टिंग में बोला था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हम एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऊपर का जो भी चीज़ पढ़ाई वो शायद आपकी क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटम्स। एटम्स क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जैसे अगर हम होम है ना, कोई घर है ना, घर को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि ये इस सबसे छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, घर के लिए सबसे छोटी चीज़ होती है, सेंट भी होती है ना, लेकिन ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रिक्स के बिना कोई दीवार हम खड़ी नहीं कर सकते, उसको बढ़ा ही नहीं सकते ऊपर। इसी तरह हम यहाँ बोल सकते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मैटर को बनाने के लिए हमें एटम्स चाहिए होते हैं, बिना एटम्स के हम बना ही नहीं पाएंगे मैटर को। ठीक है, तो मैटर के लिए हमें क्या चाहिए, इसके नीचे हमें एटम्स चाहिए। ठीक है, कुछ एटम्स मिलके, एक ही काइंड के एटम्स होते हैं, वो मिलके कुछ मैटर्स बनाते हैं, मैटर्स मिलके एलिमेंट्स वगैरह फॉर्म करते हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो कहती है कि एटम्स सबसे छोटी होती हैं किसी भी एलिमेंट के, जो क्या करती है, जो केमिकल, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, जैसे यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा, केमिकली रिएक्ट होंगे आपस में और एक नया एलिमेंट न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या बोला कि ये सबसे छोटे होते हैं एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब छोटे छोटे कंपाउंड होंगे जो केमिकल जब रिएक्शन होंगे आपस में, जब रिएक्ट हुए तो वही पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। नेक्स्ट, एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी सीन एवरी इवन थ्रो इवन थ्रो वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसको हम आइज़ के थ्रू तो नहीं देख सकते, है ना, कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, और हम बहुत इसको अगर देखने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल का माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना, जो लेबोरेटरी में होता है ना, जो साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, उन्हीं के पास होता है, तभी हम देखते हैं। बहुत छोटे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर डॉट भी लगा दूँ यहाँ पे, तो इस डॉट में भी इंक के जो पार्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, तभी हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं इसमें कितने सारे हो सकते हैं एटम्स, बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम, जो अगर मुझे एक एटम देखना तो मुझे बहुत ज़्यादा
पावरफुल, वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप का की ज़रूरत पड़ेगी, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज हम एटम्स को नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर। ठीक है, देखो अगर हम एटम्स की बात करूँ, ठीक है, तो एटम्स एक स्फेरिकल की तरह होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूमते रहते हैं, है ना, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक स्फेरिकल की तरह होता है ना, एक फुटबॉल की तरह होगा। जब फुटबॉल होगा एक स्फेरिकल की शेप में होगा तो इसकी एक रेडियस भी होगी, है ना, हमें पता है कि सेंटर होगा तो सेंटर से कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे उसके सरकमफ्रेंस पे तो एक रेडियस निकल कर आएगी। तो इसकी रेडियस है वो, क्योंकि जो एटम्स है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो जब उसकी रेडियस निकालें तो वो भी एक छोटी आएगी। ठीक है, बहुत छोटी आएगी, तो उस रेडियस को, क्योंकि उस रेडियस की भी कोई एक यूनिट होनी चाहिए, तो वो यूनिट क्या होती है, नैनोमीटर्स होती है। मीटर से भी बहुत छोटी नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब कितना, 10⁻⁻⁹ मतलब कितना छोटा हो गया कि अगर मैं वन को 1 और 9 टाइम 0 0 से डिवाइड करूँ, उतना छोटा हमें क्या मिलेगा, उतना छोटा हमें एक एटम्स मिलेगा, एक एटम्स की रेडियस होगी, तो हमें देख सकते हैं कितना छोटा होता है, बहुत छोटा एटम्स। एटम्स की रेडियस मतलब एटम्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब एटॉमिक रेडियस इन मेजर इन नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे 1 मीटर इक्वल 10⁹ नैनोमीटर, तो अगर यहाँ पे 1 नैनोमीटर कितना आ जाएगा, 1/10⁹ अब ये 10⁹ नीचे ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व ओके। ठीक है, अब देखो अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, उनकी रेडियस दे रखी है, अलग अलग एटम्स हैं उनकी अलग अलग रेडियस होगी। ठीक है, उनका साइज दे रखा है, एटम्स नहीं है उनका साइज देगा, जैसे यहाँ पे किसका, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर मैं एक एटम्स निकाल तो उसका कितना साइज होगा, देखो इस मतलब जो ये दे रखा है इससे भी छोटा साइज है किसका, हाइड्रोजन का। वाटर के मॉलिक्यूल्स का मतलब एक मॉलिक्यूल से अगर हम एक बूंद पीते हैं तो उसका कितना छोटा साइज होता है, मतलब हम एक गिलास अगर पानी चाहिए तो बहुत ज़्यादा हमें मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड करना पड़े, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो कितना छोटा है, बहुत छोटा है। ऐसे हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है ना, आरबीसी वगैरह होती है ना, तो उसमें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, छोटा। सेंट होता है उसका कितना, आंट होगा उसका कितना साइज हो गया, ये हो गया। मतलब अगर मैं देखा जाऊँ 1/1000 मीटर, तो इतना मीटर एक आंट का साइज होता है, एप्पल का साइज 1/10 मतलब 0.1 मीटर। तो ये तो हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी हम नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, इन सब के लिए फिर जितना ऊपर जाएंगे उतना हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, अब आते नेक्स्ट, देखो जब ये सारे एटम्स और एलिमेंट्स की जब रिसर्च हुई थी तो हमें उनको, क्योंकि जब भी साइंटिस्ट उनका यूज़ कर रहे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक हमें सिंबल चाहिए था। तो पहले के टाइम पे क्या किया था, डाल्टन वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या किया था कि इन जो भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, गोल्ड कॉपर वगैरह, इनके जो नाम थे काफ़ी बड़े बड़े थे, और जब भी वो रिसर्च वगैरह करते या स्टडी में करते तो इनके इतने बड़े बड़े नाम को बार बार लिखना पड़ता था। तो डाल्टन ने क्या किया, इनके कुछ सिंबल बना लिए थे कि हाइड्रोजन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, फॉस्फोरस को इससे, कॉपर को इससे, गोल्ड को इससे, ऑक्सीजन को इस तरह से खाली बना देंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये लिमिटेड थे, लिमिटेड डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने इस हिसाब से इनके जो नाम थे और सिंबल थे इस हिसाब से उन्होंने रख दिए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी कि जो इनकी जो डिस्कवरी थी वो बढ़ने लगी, और भी नए नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, फिर ये सिंबल क्या करने लगे, सिंबल जो थे कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगे। जब कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगे तब कौन आए, नए जो साइंटिस्ट थे, वर्जेलियस साइंटिस्ट, इन्होंने सजेस्ट किया दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड, ये बने होने चाहिए फ्रॉम 1 और 2 ए लेटर ऑफ द नेम ऑफ द लेटर। अगर जैसे इन्हीं लेटर का हम यूज़ करके इनके सिंबल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आगे कितने भी एलिमेंट बन जाए
मिल जाएँ नए नए, उनको भी हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिख भी रखा है देखो, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस से कॉपर का नाम लिया था। गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, येलो से हमने गोल्ड का कलर हमने लिया, कलर उसके कलर से हमने क्या लिया, गोल्ड। एक एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें कहीं भी रिसर्च वगैरह होती है उसको अप्रूवल देती है कि यही सिंबल होंगे या यही इसके नाम होंगे जो पूरे वर्ल्ड में लिए जाएंगे, इन्हीं से उनका रिप्रेजेंट होगा, ये इन्हीं से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको स्टम्प लगाते, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो भी डिस्कवर हुए एलिमेंट, उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जो सेकंड जो लेटर है वो लोअर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, या फिर वो वन लेटर से रिप्रेजेंट होना चाहिए, अगर वन लेटर सेम है तो सेकंड लेटर हमें उनका उसी में से उठा लेना चाहिए ताकि उनको ईजिली रिप्रेजेंट किया जाए। सम आर टेकन फ्रॉम लैटिन, और कुछ ऐसे भी थे जिनको हमने लैटिन से लिया था, जर्मनी से लिया, मतलब जर्मन लैंग्वेज से लिया था, और ग्रीक से लिया। जैसे सोडियम और नेट्रियम उसको बोलते हैं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो Na से किया, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखे जाए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करें, एच से रिप्रेजेंट करें। लेकिन जैसे हीलियम आ गया, ठीक है, तो हीलियम में एच है, तो इसका हमने एच कैपिटल ले लिया, और जो भी नेक्स्ट वर्ड लेंगे वो एच ई ले लिया, तो स्मॉल लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे ले लिया, ओ से ले लिया। आयरन है, ठीक है, तो आयरन को एफ ई से रिप्रेजेंट करें। सिल्वर को, ठीक है, ए जी से। तो मरकरी को, ठीक है, ऐसे ही लेट पी वी को। सल्फर को एस से, ठीक है, कार्बन को सी से, ठीक है, कॉपर को, ठीक है, सी यू से, ठीक है। इस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंट हमने किए थे इनके सिंबल। कुछ सिंबल हमने डायरेक्ट इंग्लिश जो लेटर लिखे उन्हीं से ले लिए थे, कुछ हमने किससे लिए थे, अलग अलग लैटिन या जर्मन या ग्रीक से लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग इन्हीं का यूज़ कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब भी हम लिखते हैं तो पूरा हाइड्रोजन ना लिख के हम एच लिख देते हैं, पूरा ऑक्सीजन ना लिख के हम ओ लिख देते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो O2 लिख देते हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो H2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट। तो ये कुछ सिंबल दे रखे जो बुक में हैं, तो हमें ये लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, याद होने चाहिए सभी को, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ये तो पूरे बुक में है जो दे रखे हैं, ये तो हमें कंपलसरी याद होने चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम का ए कैपिटल, एल छोटा, आर्गन ए आर, बेरियम बी ए, बोरोन ब्रोमाइन बी आर, कैल्शियम, ठीक है, सी ए, कार्बन सी, क्लोरीन सी एल, कोबाल्ट सी ओ, कॉपर सी यू, क्लोरीन एफ, गोल्ड ए यू, गोल्ड को ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये अलग किसी और लैंग्वेज से उठाया होगा। हाइड्रोजन को एच, आयोडीन से आई, आयरन को एफ ही, देखो आयरन को फेरिक एफ ही से रिप्रेजेंट करें। लेड को है ना पी बी से, ठीक है। मैग्नीशियम एम जी, नियोन को एन ई, इसी से मिल गया एन ई, है ना। मैग्नीशियम एम ए नहीं करेंगे तो एम जी उठा लिया इन्होंने, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एम ए से कुछ और भी होगा, ठीक है, इसलिए इन्होंने नेक्स्ट वाला एम जी उठा लिया। जो सही लगेगा उसको उसी को सिंबल बना के उसको रिप्रेजेंटेशन बना दिया। नाइट्रोजन ने सिर्फ एन ले लिया, ऑक्सीजन को ओ, पोटेशियम के, सिलिकॉन एस आई, सिल्वर ए जी, देखो सिल्वर को ए जी, सोडियम को हमने कहाँ से लिया था, नेट्रियम, तो एन ए से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्या एन ए, सल्फर को एस, यूरेनियम यू, जिंक जेड है, ठीक। ये अलग से मैंने पीरियोडिक टेबल लगा दिया, अगर इसको भी एक बार रीड करना चाहे तो इससे भी कई सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। वो चीज़ याद करना जो जनरली हम यूज़ करते हैं, है ना। सारे याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, जैसे ये वाली पूरी टेबल या हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब कुछ ये पूरी याद होनी चाहिए ये वाली,
ठीक है। उसका सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, सोडियम कैसे Mg का, ठीक है। तो ठीक है, कोबाल्ट निकिल, कॉपर, जिंक, ये सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करे, ये सारी नॉर्मल हम यूज़ करते रहते हैं केमिस्ट्री में, तो इनके सिंबल तो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास के इसमें क्या देखो, मैटर इज मेड ऑफ एटम, एटम से मिलके क्या बना, मैटर बना। मैटर मतलब जितने पदार्थ है वो बने, ठीक है, ये परमाणु हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये मैटर किस किस के कैसे कैसे होते हैं, सॉलिड भी होते हैं मैटर, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा भी होते हैं। आर ऑल मैटर, ये सारे क्या मैटर की कैटेगरी हैं। कुछ मैटर कोई सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैसेज होंगे, कुछ प्लाज्मा होंगे, ठीक है ना। ये सारे एटम्स हो गए। व्हेन ऑल एटम्स दैट मेक अप अ सब्सटेंस आर द सेम, जो भी एटम्स हो गए वो एक सब्सटेंस बनाएंगे। कोई भी एक सब्सटेंस, जैसे छोटे छोटे एटम्स कुछ बना दिए, कोई भी चीज़ बना दी, है ना, तो वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, एक ही जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन का अलग एटम आ गया, ऑक्सीजन का अलग हो गया, सल्फर का अलग हो गया, कार्बन का अलग हो के फिर बनाने, नहीं, एक ही तरह के होंगे, एक ही, तभी उससे एक सब्सटेंस बनेगा। जैसे हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें सेम टाइम के एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन बनाने के लिए सेम टाइम के एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उसको ऑक्सीजन बोलेंगे। अलग इसी में हाइड्रोजन हो गया, कार्बन आ गया, सब कुछ आ गया, तो हम उसको ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सेम सेम होते हैं, एक ही जैसे होंगे। देन द सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, तो ये सब क्या मिल क्या बनाएंगे, ये सब्सटेंस बना, मतलब सॉरी, ये सब्सटेंस मिलके एक उस एलिमेंट बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसने बनाया, एटम से बनाए, और कितने एटम, जो सेम टाइप के एटम्स मिलके बनाए हैं। जैसे अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो देखो ऐसे, ठीक है, देखो ये मान लेते हैं ये एटम्स हो गया, और कुछ एटम्स मिलके क्या बना दिए, मैटर बना दिए, ठीक है। अब ये मैटर्स के सेम टाइप के सब्सटेंस, सेम टाइप के हमने एटम्स के सब्सटेंस ले ली, और ये सब्सटेंस क्या मिलके बना दिए, ये एलिमेंट बना दिए। तो मैटर के ऊपर क्या होता है, एलिमेंट आएगा। पहले एटम्स आएंगे, एटम्स मिलके मैटर बनाएंगे, फिर मैटर्स कुछ मिलके एलिमेंट आएंगे, और ये मैटर्स क्या होते हैं, सेम टाइप के होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही टाइप के मैटर होने चाहिए, तभी क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। और एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही काइंड एलिमेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में जो एटम्स होंगे वो एक ही काइंड के होंगे, एक ही तरह के होंगे, है ना। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो मास है, किसी भी एटम का मास है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास बोलेंगे उसको, किस तरह से, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो इस हर, देखो कोई भी चीज़ हमें नापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, तो मेजर करेंगे तो उसकी कुछ यूनिट होंगी, है ना। जब यूनिट होगी तभी तो उसको नाप सकते हैं, उसको मेजरमेंट ले सकते हैं। बिना यूनिट के हम कैसे मेजरमेंट करें। तो अगर हम एटम के मास को अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको मेजर हम कर रहे हैं, तो इसकी कुछ यूनिट भी होगी, है ना। जैसे अगर लेंथ में लेंगे तो मीटर होगा, फुट होगा, इंच होगा, सेंटीमीटर होगा, इस तरह से। तो ऐसे ही हम एटम के मास को अगर हम मेजर करेंगे तो उसकी भी कुछ यूनिट होगी। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये जो यूनिट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करे, एटम मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स अगर हम नापेंगे तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एटम्स। कार्बन, देखो कार्बन के भी कई सारे सब्सटेंस होते हैं, C14 होगा, C12 होगा। तो हमने क्या प्रिसाइजली के लिए हमने C12 लिया है, कि C12 के एट मास, C12 जो भी उसका एटम्स होगा उसके मास को हमने अगर 1/12 से डिवाइड कर दे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आ जाएगा। पता हमें ये पता लग जाएगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना उसका
कितना मास होता है, कितना वेट होता है उसका, किलोग्राम मतलब मास होता है बेसिकली। ठीक, तो वो कितना होगा, मतलब एक, जैसे एक ये एटम है, तो इसके एटम के, एक एटम के अंदर कितना उसका मास होगा वो इससे निकल जाएगा। अगर हम कब निकलेगा, जब हम कार्बन 12 के मास को, एटम के मास को डिवाइड कर देंगे 1/12, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से। पहले हम ऑक्सीजन का यूज़ करते, लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ अब हम नहीं करते, हम सिर्फ 12 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया, ठीक है, ये हमें मिल गया, एक एम की वैल्यू मिल गई। एक एम मतलब 1.6737 इंटू 10⁻⁻⁻ का 27 किलोग्राम। तो ये क्या हो गया, ये एक एटम का मास मिल गया, इतना होता है एक एटम्स का मास, ऑलमोस्ट इतना होता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि 1 mu इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। तो ये कभी ग्राम में भी लिखा आ जाएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, कभी केजी में लिखा गया, तो ये एक बार देख लेना। ठीक है, जब ग्राम में होगा तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक मास ऑफ अ फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के हम एटॉमिक मास देखेंगे, तो ये भी हमें लर्न करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने सिंबल याद किए पहले, अब हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एलिमेंट के मास नहीं पता होंगे तब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होगा, 1 होगा, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का, क्लोरीन का, और ये कैल्शियम का। तो ये कम से कम इतने याद होने चाहिए, कुछ और भी याद होने चाहिए, जैसे है ना, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। ठीक है, और भी कुछ हो गए उनके, मैग्नीशियम हो गया है जी। ठीक है, इनके भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक में मेंशन है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे क्या न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं। तो जब तक ये याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं हम कर पाएंगे। ठीक है, ये याद होने चाहिए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं एटॉम एग्जिस्टेंस। जो भी एटम्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से घूमते रहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। जितने भी एटम्स होते हैं, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, है ना, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, है ना, कोई भी हो, नाइट्रोजन है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री, तो ये फ्री नहीं होगा। जब ये रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे मान लेते ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसका एटम्स मिल गया, ये इसका एटम्स हो गए, ये तुरंत इसके साथ रिएक्ट कर जाए या किसी और के साथ रिएक्ट कर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तुरंत किसी के साथ एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो ये फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करे। फ्री स्टेट में मतलब जैसे हाइड्रोजन का एटम्स हो, वो ऐसे ही नहीं घूमता रहेगा, ये किसी न किसी के साथ एक रिलेशन बना के ही घूमेगा, क्योंकि ये फ्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो किसी न किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बन जाएगा इनका। ठीक है, ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैस, हाँ ये एक्सेप्शन है। ठीक है, केवल एटम्स ऑफ नोबल गैस, ये क्यों होता है, क्योंकि इनका जो ये हाईली रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि इनका जो बाहर की जो कच्चा होता है, बाहर की जो ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। ओनली द एटम ऑफ नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन आर केमिकली अनरिएक्टिव। तो ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम, तो ये सिंगल एटम्स में भी मिल जाते। तो ये इनकी आर्गन का कई जगह यूज़ होता है, नियॉन का कई जगह यूज़ होता है ना, आर्गन का उसमें बल्ब वगैरह हम देखते हैं, है ना, रॉड वगैरह होती है जो ट्यूबलाइट, उसमें आर्गन का यूज़ होता है ना। तो ये रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए ये एकदम फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन बाकी जो होती है, ठीक, इनके अलावा जितनी भी होंगे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और वो फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट
एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो H2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, टुगेदर फॉर्म है या फिर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, आयंस बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, जैसे है ना। जैसे ये तो क्या हो, कंपाउंड हो गया ना। ठीक है, ऐसे ये हाइड्रोजन मिलके H2 बनाएंगे तो ये क्या मॉलिक्यूल्स हो गए, कितने मॉलिक्यूल्स मिलके एक हाइड्रोजन बनाए तो दो मॉलिक्यूल्स मिलके हाइड्रोजन। फिर ऐसे ही आयंस होंगे, आयंस होते प्लस और माइनस होंगे आयंस। ठीक है, वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो भी बाकी चीज़ जो भी बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।